हाय गाइस, आदित्य हेयर। आज हम अपनी एलईडी प्रॉब्लम सीरीज में एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स। ये प्रॉब्लम अपनी फ़ोन पे की 24 आवर चैलेंज में 2023-22 में पूछी गई थी। तो एक बार इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं और फिर देखते हैं हमने जो फ्रेमवर्क डिराइव करा था पिछली वीडियो में उसके हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमें एक स्नेक्स एंड लैडर्स की गेम इम्प्लीमेंट करनी है जिसमें ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पर n प्लेयर्स होंगे, कुछ बोर्ड का साइज होगा, नंबर ऑफ स्नेक्स, लैडर्स और नंबर ऑफ डाइस हमें प्रोवाइडेड होंगे। और इसमें मूवमेंट स्ट्रैटेजी भी हमें प्रोवाइडेड है कि यहाँ पर मूवमेंट स्ट्रैटेजी में या तो सम ऑफ डाइस हो सकता है, जो भी नंबर आया डाइस पे उसका सम, या तो मैक्स या तो मिन। इन तीनों में से कोई एक मूवमेंट स्ट्रैटेजी होगी, एक साथ तीनों नहीं हो सकती। ठीक है, और इसके साथ हमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स भी दे रखे हैं इन्होंने कि स्नेक हमेशा नीचे ले जाएगा, लैडर हमेशा ऊपर ले जाएगी, और प्लेयर ए अगर प्लेयर बी की पोजीशन पे आ जाता है तो प्लेयर बी को वापसी 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हमें इन्होंने कुछ ऑप्शनल एक्सटेंशंस भी दिए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है एक रैंडम वैलिड बोर्ड जनरेट करने के लिए और ऑब्जेक्ट सही से प्लेस करने के लिए। दूसरा है यूनिट टेस्ट्स लिखना और फंक्शनैलिटी एंड एज केसेस के लिए वैलिडेट करना। तीसरा इन्होंने कहा है आपको कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करना है अपने प्रॉब्लम में। तो क्रोकोडाइल ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग लोकेशन से 5 स्टेप्स पीछे ले जाएगा और माइन आपको 2 स्टेप्स रोक देगा। इनमें से अब इन्होंने ये बात मेंशन करे कि ऑप्शनल एक्सटेंशंस में से हमें कोई एक इम्प्लीमेंट करनी है, प्रेफरेबली ऑल। तो हमारा यूज केस क्या होगा, हम इस वाली कंडीशन को अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करने की ट्राई करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारा डिज़ाइन कितना अच्छे से इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है। ठीक है, और हमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स तो कवर करनी है। ठीक है, फिर एक इन्होंने ड्राइवर प्रोग्राम लिखने हमें बोला है जिसमें प्लेयर्स राउंड रॉबिन फैशन में पिक होते जाएंगे और डाइस रोल करने के लिए। हम इस गेम को तब तक चलाएंगे जब तक हमें कोई एक विनर नहीं मिल जाता। ठीक है, और हमें सारे इवेंट्स भी लॉक करने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें एक इनपुट फॉर्मेट गिवन है जहाँ पर ये नंबर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्नेक्स, फिर उसके बाद हमें स्नेक्स का हेड और टेल दे दिया गया। यहाँ नंबर ऑफ लैडर्स, लैडर्स का भी हेड और टेल, नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का नाम और उनकी स्टार्टिंग पोजीशन, और फिर उसके बाद जो सिमुलेशन रन हुआ है उसका आउटपुट। तो ये है उसका आउटपुट। इस तरीके का आउटपुट हमें भी कुछ प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो अब एक बार आ जाते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो सॉरी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो जब भी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स फिक्स करने से पहले एक रनिंग फ्लो कैसा चलेगा वो बना के देखना काफ़ी एफिशिएंट रहता है। जैसे कि हमारी गेम हमारे माइंड में कैसे चलेगी वो बना के एफिशिएंट रहता है। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में गिवन था कि प्लेयर राउंड रॉबिन फैशन में पिक होने हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, राउंड रॉबिन फैशन में प्लेयर्स पिक कर रहे होंगे, प्लेयर चूज हुआ, प्लेयर्स के लिए डाइसेस रोल हुए, अगर प्लेयर का लोकेशन प्लस स्टार्ट एज इन जो डाइस रोल का पोजीशन हुआ, प्लेयर के लोकेशन में जब हमने डाइस की पोजीशन ऐड करी वो अगर किसी पीस की लोकेशन से मैच कर गया, जैसे मान लो वो किसी स्नेक के या किसी लैडर की पोजीशन से मैच कर गया या किसी क्रोकोडाइल या माइन की पोजीशन में मैच कर गया, तब हम उस पीस का बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे क्या हम विन कर चुके हैं। इफ़ यस वी विन कर चुके हैं तब हम डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 1, हमारी गेम वहीं एंड हो जाएगी। एंड इफ़ नो देन हमारा गेम वापसी से रीइनिशिएट हो जाएगा
एंड सिमिलर टू अगर कोई पीस बिहेवियर परफॉर्म नहीं हो रहा है तब भी हम ये बात चेक करेंगे कि हम गेम जीत चुके हैं या नहीं, कोई प्लेयर वो प्लेयर गेम जीता है या नहीं। इफ़ यस वो प्लेयर आगे बढ़ गेम एंड हो जाएगी, इफ़ नो दोबारा से गेम रिज्यूम हो जाएगी। तो ये हमारा यूज़र फ्लो रहेगा। और इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स मैंने डिटरमिन करी थी वो ये हैं कि हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स चाहिए रहेंगी, जैसे बोर्ड, उसकी लेंथ और विड्थ, नंबर ऑफ स्नेक, लैडर, क्रोकोडाइल, माइन, इन पीसेस के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टाइज, और मूवमेंट स्ट्रैटेजी हमारी कौन सी है, सब, मैक्स या मिन में से हमारी कौन सी मूवमेंट स्ट्रैटेजी है। इन चीज़ों के हिसाब से हमें एक बेसिक स्नेक एंड लैडर की गेम बनानी है जो कि इतनी फ्लेक्सिबल हो जिसमें कुछ अलग तरीके के रूल्स हों, हम वो भी ऐड कर सके। अलग तरीके के रूल्स क्या हो सकते हैं वो भी हम जैसे जैसे डिज़ाइन करेंगे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब कोड एंटिटीज़ पे आ जाते हैं। तो अब इस गेम में हमें कोड एंटिटीज़ क्या दिख रही हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जनरली कोड एंटिटीज़ में जो हमें नाउन्स दिख रहे होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, हम उनको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन्स दिखे वो थे प्लेयर, लैडर, स्नेक, क्रोकोडाइल, माइन। इनको मैंने डिनोट कर दिया है पीसेस से। पीसेस से क्यों डिनोट करा है इसका भी मैं रीजनिंग दूंगा। और फिर इसके बाद अपना एक डाइस है और फिर बोर्ड है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, तो हमारी एंटिटीज हैं जैसे बोर्ड और पीसेस है। अगर हमारा एक बोर्ड है और उस पे कुछ नंबर ऑफ मल्टीपल पीसेस हो सकता है, इसलिए 1 to m का रिलेशनशिप्स है। हमने प्लेयर के साथ साथ एक प्लेयर मैनेजर एंटिटी भी बनाई है, जैसा हमने डिस्कस करा था कि हमें कोड एंटिटीज़ के साथ साथ कुछ एडिशनल एंटिटीज़ बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लेयर मैनेजर हमारी एक ऐसी एंटिटी है जो प्लेयर्स को मैनेज कर रही है ना, काफ़ी सारे हमारे पास प्लेयर्स हैं उनको मैनेज कर रही है। तो हमारे पास एक प्लेयर का मैनेजर होगा जो मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं उनको मैनेज करेगा। साथ ही साथ हमने प्लेयर के साथ कुछ प्लेयर बिहेवियर भी एसोसिएट करा है। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस बारे में भी बात करेंगे। मूवमेंट स्ट्रैटेजी हमने डाइस के साथ एसोसिएट करी है कि एक हमारी जो मूवमेंट स्ट्रैटेजी जैसे सम, मिन, मैक्स है उसके साथ मल्टीपल डाइस रोल्स करने पड़ सकते हैं, इसलिए 1 to m का रिलेशनशिप है। अब हमारा बोर्ड कैसा दिखेगा। बोर्ड के पास हमारे मेजरली दो फील्ड्स होंगे, बोर्ड साइज और पीस मैप। पीस मैप बेसिकली ये एक हैश मैप होगा जहाँ पर इंटीजर यानी स्टार्ट लोकेशन उसकी की होगी जो कि ये बताएगी वो पीस किस लोकेशन पे पड़ा है। तो मैप सॉरी हाँ स्ट्रोक विड्थ रिड्यूस्ड, ओके। सो मैप इंटीजर कॉमा पीस, इस तरीके का हमारा पीस मैप होगा। ठीक है, और हमारा जो प्लेयर होगा उसमें 3 पैरामीटर्स होंगे, नेम, लोकेशन और होल्ड टिल टर्न्स। इसका क्या काम है इसकी भी बात करते हैं। तो हमारे जो अलग अलग पीसेस हमें गेम में प्रोवाइडेड थे, तो गेम में हमारे पास मेजरली 4 पीसेस थे, स्नेक, लैडर, क्रोकोडाइल एंड माइन। तो जैसा हमने स्नेक एंड लैडर में देखा था उनमें बस 2 पैरामीटर्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, एक स्टार्ट की एंड एक एंड की। क्रोकोडाइल के लिए क्या था, उसके लिए बस हमें स्टार्ट लोकेशन की रिक्वायर्ड है क्योंकि क्रोकोडाइल हमेशा प्लेयर को उसकी स्टार्ट लोकेशन से 5 स्टेप पीछे भेज देता है, तो उसके लिए जो एंड होगा वो स्टार्ट -5 होगा। एंड माइन के लिए क्या कंडीशन थी कि माइन के लिए हमारे पास स्टार्ट कंडीशन होनी चाहिए एंड उसके लिए होल्ड कांस्टेंट है, होल्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। होल्ड कांस्टेंट है जो प्लेयर को 2 टर्न्स के लिए रोक देगी अगर वो माइन पर आता है तो। और इन सबको हम पीसेस से डिनोट कर रहे हैं और हर पीस के साथ एक बिहेवियर एसोसिएटेड है। बिहेवियर क्या डिनोट करेगा, बिहेवियर ये बात डिनोट करेगा कि किस तरीके का काम करना है इन पीसेस को। अब किस तरीके के काम से क्या मतलब है इसको हम फंक्शनैलिटी में समझेंगे। ठीक है,
तो हमारी कुछ एंटिटीज़ और हैं, जैसे स्नेक लैडर ड्राइवर। हाँ, ये हमारी गेम को स्टार्ट करेगी। कॉन्फ़िगरेशन के पास सारी बेसिक कॉन्फ़िग्स जो हमने ऊपर मेंशन करी थी, ये सारी कॉन्फ़िग्स, ये सारी की सारी कॉन्फ़िग्स इसके पास होंगी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पास। और गेम स्टार्टर सब सारी चीज़ों को, सारे इनपुट्स को जो हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में पढ़ा था कि हमें ये इनपुट्स लेने हैं, इन इनपुट्स को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और उनको वैलिड क्लासेस में या ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट, वैलिड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी गेम स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि हमारी कोड एंटिटीज़ और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब हम फंक्शनैलिटीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से हम चालू करते हैं कि हमारी गेम स्टार्ट कहाँ से हो रही है। हमारी जो गेम है, हमारी गेम इस गेम स्टार्टर सर्विस से स्टार्ट होगी, इसके स्टार्ट गेम मेथड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जितनी चीज़ें इस स्नेक लैडर ड्राइवर को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें इनिशियलाइज करके दे रहा है। जैसे इसको स्टार्ट होने के लिए मूवमेंट स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है। मूवमेंट स्ट्रेटजी वो कहाँ से ले आएगा, कॉन्फ़िगरेशन से ले आएगा। कॉन्फ़िगरेशन में ये एक मूवमेंट स्ट्रेटजी नाम की फील्ड हमने बना के रखी है, इनिशियलाइज ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखी है। ठीक है, और प्लेयर मैनेजर सर्विस है, इसको भी इनिशियलाइज करेगा। इस तरीके से बोर्ड और बाकी डाइसेस, इस तरीके से जितने पैरामीटर्स थे उन सबको इनिशियलाइज करने का काम कौन कर रहा है, गेम स्टार्टर सर्विस कर रहा है। ठीक है, जैसे ही स्नेक लैडर एंड ड्राइवर अपनी इनिशियलाइज हो जाती है तो अब इसके पास सारे नेसेसरी पैरामीटर्स है एक गेम को स्टार्ट करने के और उसका सिमुलेशन रन करने के लिए। तो उसका सिमुलेशन रन करने के लिए वो कुछ चीज़ों की मदद लेता है। जैसे डाइस रोल के लिए जब भी हमें कुछ रोल करना होता है तो हम डाइस रोल का यूज़ करते, डाइस सर्विस की रोल मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि हमने एक इनम बना रखा है मूवमेंट स्ट्रैटेजी में। यहाँ पर हम डाइस रोल परफॉर्म करते हैं, डाइस रोल रिजल्ट में यहाँ पर हम डाइस रोल परफॉर्म करते हैं और जितनी बार हम पैरामीटर में इंट वैल्यू सप्लाई कर देते हैं उतनी बार डाइस रोल हो जाता है। और हमारा जौन सा इनम होता है, फॉर एग्जांपल सम होता है, तो उस केस में अपने को सम मिल जाता है, मिन में मिन एंड मैक्स में मैक्स। इस तरीके से अपने सारे डाइस रोल्स परफॉर्म हो जाते हैं और हमें रेलेवेंट रिजल्ट मिल जाता है, जिस रिजल्ट के हिसाब से हमें स्नेक लैडर ड्राइवर गेम में काम करना रहता है। ठीक है, तो अब ये बात समझते हैं कि यहाँ पर अब दो चीज़ें मैनेज हो रही है, दो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला है हमारा बोर्ड। सबसे पहले हम बोर्ड को समझते हैं कि हमारा बोर्ड काम कैसे कर रहा है। जैसा हमने एंटिटी वाले एंटिटीज़ में समझा था कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड्स हैं, पीस मैप एंड साइज। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर एक मैप है इंटीजर कॉमा पीस। इंटीजर डिनोट कर रहा है लोकेशन और पीस पीस को डिनोट कर रहा है, और साइज हमारा पूरे बोर्ड के साइज को डिनोट कर रहा है। हमने ये साइज वेरिएबल क्यों रखा है, ये यूज़ हो रहा है एंड डिनोट करने के लिए। जैसे हमारा बोर्ड में अगर इस तरीके का कुछ बोर्ड है और 1 2 3 से लेके पूरा बोर्ड भरा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ 100 तक है, तो ये जो 100 डिनोट करने का काम हम कर रहे हैं वो साइज की मदद से कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई करके साइज में वो वैल्यू रख देते हैं, ताकि अगर हमें एंड कंडीशन प्रिडिक्ट करनी हो तो हमें साइज वैल्यू का यूज़ कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको तीन मेथड्स दिख रहे हैं, गेट साइज, गेट पीस मैप एंड सेट पीस मैप, और यहाँ पर हम लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट पास करने का क्या रीज़न है, लिस्ट पास करने का ये रीज़न है कि हमारे पास जो इनपुट आया था हमारी गेम स्टार्टर सर्विस के पास, तो उसके पास इनपुट इस फॉर्मेट में आया है, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान था हमारे लिए। हम डायरेक्टली मैप इनिशियलाइज करके भी दे सकते थे, बट हमने प्रेफर ये करा कि हम एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को इस सर्विस को दे दें, बोर्ड को दे दें,
ताकि वो बोर्ड लिस्ट ऑफ पीसेस का डेटा रिसीव करे और पीस का डेटा सेट कर ले, एक पीस में आप कंस्ट्रक्ट कर ले, ताकि जब भी कोई भी स्नेक लैडर एंड ड्राइवर आके पूछता है कि मेरा प्लेयर इस लोकेशन पे है, क्या ये किसी पीस पे है, जैसे हम अपने यूजर फ्लो में देख रहे थे ना कि हम हमेशा ये बात चेक कर रहे हैं कि क्या हम पीस पर आए हैं, क्या पीस पे लैंड किए हैं क्या। अगर हम पीस पे लैंड किए तो हमें पीस वाला बिहेवियर परफॉर्म करना है, तो इस चीज़ के लिए हम पीस को चेक करते हैं। तो इस चीज़ में हमें मैप मदद कर देता है। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब हमारा पीस कैसे काम कर रहा है हम ये बात समझते हैं। तो पीस के पास हमारे दो मेथड्स हैं, एक है गेट स्टार्ट और एक है परफॉर्म एक्शन। गेट स्टार्ट का हमने यूज़ करा था मैप इनिशियलाइज करने के लिए, ताकि हमारा कोई भी पीस है जैसे क्रोकोडाइल, लैडर, माइन या स्नेक, कोई भी पीस होगा एंड फ्यूचर में भी कोई इनकमिंग पीस होगा तो उसकी हमेशा एक स्टार्ट लोकेशन तो होगी, वो किसी एक लोकेशन पर एसोसिएटेड होगा, तो इसलिए उसको ये मेथड हमेशा ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने इंटरफेस में गेट स्टार्ट मेथड रखा। अब बात करते हैं परफॉर्म एक्शन की। तो परफॉर्म एक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो एक्चुअल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास एक्चुअल लॉजिक है। इस लॉजिक में हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ प्लेयर में डेटा अपडेट करना होता है परफॉर्म एक्शन में, तो प्लेयर में हम डेटा अपडेट कर देते हैं, वरना हम जो उसका रिटर्न टाइप हमने इंट इसलिए रखा है ताकि हम रिटर्न हमेशा लोकेशन करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लैडर की बात करता हूँ, तो लैडर में हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए। लैडर में हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मेरा प्लेयर स्टार्ट पर आए और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे तो वो एक आगे की पोजीशन पे पहुंच जाए या ऊपर की पोजीशन पे पहुंच जाए। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एंड क्यों रिटर्न नहीं करा, मैंने यहाँ पे परफॉर्म एक्शन क्यों करा। क्योंकि हमारी एक ऐसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर जैसे मान लो आपका बोर्ड कुछ इस तरीके का है, आपका बोर्ड यहाँ पर मान लो एक लैडर है और वो लैडर आपको यहाँ पर ले जाती है, बट वी आर नॉट श्योर कि क्या ये वैल्यू जो है क्या ये एक पीस है या नहीं। अगर ये एक पीस है तो हम पीस का एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने अपने इस लोकेशन पे आए और हमने पीस का एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए आइडियली बोर्ड हम जनरली ऐसा होना चाहिए कि कोइंसाइड ना करे, बट इन केस अगर हमारा फॉर एग्जांपल इस जगह पर माइन होता और लैडर चढ़कर प्लेयर आया तो फिर प्लेयर के को इस पोजीशन पर आने के बाद तो हमें 2 चांसेस के लिए रोकना है। तो ये काम हम कैसे कर पा रहे हैं, ये काम हम परफॉर्म एक्शन के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्म एक्शन के पास प्लेयर का पैरामीटर है जो प्लेयर को इनिशियलाइज कर सकता है 2 टर्न रोकने के लिए। हमारे पास प्लेयर को रोकने के लिए होल्ड टिल टर्न का पैरामीटर है, जिसको अगर हम इनिशियलाइज कर देंगे तो हम प्लेयर को रोक पाएंगे। अब प्लेयर कैसे रुक रहा है हम इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात समझी कि परफॉर्म एक्शन का हमने क्यों यूज करा। परफॉर्म एक्शन का यूज हमने क्यों किया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिटर्निंग द एंड वैल्यू या डायरेक्टली रिटर्निंग द होल्ड वैल्यू, क्योंकि एंड और होल्ड एक 2 अलग अलग तरीके के बिहेवियर्स को डिनोट कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों में डेसिग्नेट करने के लिए हमने एक कॉमन मेथड प्रोवाइड करा और उसको सेग्रीगेट बिहेवियर के थ्रू करा। जब भी जैसा हमने स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न के बारे में पता था कि जब भी हमें एक कांस्टेंट चीज के साथ मल्टीपल चीजें एसोसिएट करनी होती हैं, जैसे लैडर एक कांस्टेंट चीज है, उसके साथ हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिहेवियर एसोसिएट करने हैं। कल को हो सकता है किसी लैडर का बिहेवियर हमें चेंज करना हो, तो हम चाहेंगे कि डायरेक्टली बिहेवियर के अंदर एक नई क्लास का ऑब्जेक्ट डाल के चेंज कर दे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सम डिफरेंट कोड लॉजिक एंड चेंजिंग इन दी कोड लॉजिक। उस क्लास में चेंज करने से बढ़िया है नए क्लासेस क्रिएट करना। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। अब इसमें
आ जाते हैं हमारा माइन बिहेवियर पे आ जाते हैं कि बिहेवियर में अपने दो तरीके के बिहेवियर है, एक तो गो टू पोजिशन एंड होल्ड फॉर टर्न्स। गो टू पोजिशन हमारा क्रोकोडाइल, लैडर एंड स्नेक के लिए यूज हो रहा है, जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि भाई जो मेरी पोजीशन एंड पोजीशन इनिशियलाइज करी है। अब जैसे क्रोकोडाइल के केस में पोजीशन जिस पोजीशन पे जाना होगा वो होगी स्टार्ट -5 एंड इफ अगर 1 के आसपास है तो फिर हम 1 पर ही रिटर्न कर देंगे उसको। तो इस तरीके से क्रोकोडाइल के केस में इस तरीके से पोजीशन इनिशियलाइज हो रही है, और हम उसके केस में प्लेयर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, डायरेक्टली एग्जीक्यूट मेथड में रिटर्न कर देंगे। तो जैसा अपना कुछ एग्जीक्यूट मेथड ऐसा दिखेगा कि जैसे मान लो ये एग्जीक्यूट है, इसने क्या करा, इसने डायरेक्टली ही रिटर्न कर दिया पोज को, पोज की वो वैल्यू रिटर्न कर दी जो इनिशियलाइज हुई थी। अब पोज को इनिशियलाइज किसने किया होगा, उसको इनिशियलाइज क्रोकोडाइल ने किया होगा। क्रोकोडाइल ने अपने कंस्ट्रक्टर में गो टू पोज का एक ऑब्जेक्ट बना के बिहेवियर मेथड में इनिशियलाइज किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से परफॉर्म एक्शन में हम लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं और अपने लॉजिक को फ्लेक्सिबल रख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली कि हमारा बोर्ड के अंदर काम कैसे हो रहा है और बोर्ड में पीसेस के अलग अलग बिहेवियर काम कैसे कर रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे से सेग्रीगेटेड है। अब आ जाते हैं प्लेयर पे। ठीक है, तो प्लेयर के लिए हमने क्या करा है, प्लेयर के लिए तो सबसे पहले हमने एक डीटीओ बना रखा है जहां पर हमने प्लेयर की कुछ बेसिक डिटेल्स जो इनपुट में आ रही थी वो फुलफिल करी है, नेम, लोकेशन एंड होल्ड रिटर्न, प्लस उसके साथ प्लेयर के साथ कुछ बिहेवियर्स एसोसिएटेड है जैसे कि गो टू पोज एंड होल्ड फॉर टर्न्स, एंड प्लस हमने एक बिहेवियर फैक्ट्री बनाई है जिसकी मदद से हम बिहेवियर रिटर्न कर पाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे मैंने पीसेस के साथ बिहेवियर एसोसिएट कर दिया था, क्या मैं सेम काम प्लेयर के साथ नहीं कर सकता था? आइडियली यस, मैं कर सकता था, बट यहाँ पर ना एसोसिएट करने का रीज़न ये है कि जो बिहेवियर मेथड था यहाँ पे फॉर लैडर के लिए बिहेवियर जो था वो एक बार इनिशियलाइज हो गया तो बार बार रन टाइम पे चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसको डायरेक्टली एज अ फील्ड यहाँ पर रख सकते थे। बट फॉर प्लेयर हर पोजीशन के हिसाब से हमारे यूजर फ्लो में हर एक पोजीशन के हिसाब से प्लेयर का बिहेवियर चेंज होगा। तो प्लेयर का बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ प्लेयर्स लोकेशन एंड डाइस रोल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा प्लेयर जिस पीस पे लैंड करता है और अगर वो लोकेशन किसी पीस का पोजीशन है तो उस हिसाब से हमारे प्लेयर की पोजीशन प्लेयर का बिहेवियर डिपेंड करेगा। इसलिए हमने एक सिंपल फैक्ट्री क्रिएट करी है यहाँ पे, इसको हम सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। जहाँ पर हम सिंपली एक ऐसा मेथड बनाते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है और इसको किसी रूल के बेसिस पर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्रिएट बिहेवियर है, यहाँ पर जो मैंने लॉजिक लगाया, सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्रिएट बिहेवियर में अगर मेरे प्लेयर का, तो यहाँ पर अगर मेरे प्लेयर का जो डाइस रिटर्न वाला बिहेवियर है, होल्ड टिल टर्न वाला वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब मैं होल्ड फॉर टर्न्स वाला काम करता हूँ, वरना मैं गो टू पोज वाला काम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो प्लेयर बिहेवियर फैक्ट्री है वो इनिशियलाइज हो रही है, वो सॉरी एक वैल्यू रिटर्न कर रही है बिहेवियर वैल्यू की, क्योंकि अपने पास दो तरीके के बिहेवियर है यहाँ पे, एक तो है गो टू पोजीशन और एक है होल्ड फॉर टर्न्स। अब यहाँ पर हमने सेम दो तरीके के बिहेवियर क्यों बनाए, हमने कुछ ऐसा क्यों नहीं करा कि यहीं पर इसका लॉजिक रख लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लेयर के रिगार्डिंग कुछ लॉजिक्स परफॉर्म करने हैं। क्योंकि जब भी मेरे डाइस
मेरे बोर्ड में कुछ मूवमेंट होती है, जैसे मेरा प्लेयर अभी इस पोजीशन पे है और मान लो किसी एक्शन के थ्रू वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इन दैट केस मुझको अपना प्लेयर मैनेजर सर्विस के पैरामीटर्स अपडेट करने होते हैं। और मैं प्लेयर मैनेजर सर्विस के पैरामीटर्स तभी अपडेट कर सकता हूँ जब मुझे सही बिहेवियर का आइडिया हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे प्लेयर को होल्ड करना है तब उस केस में प्लेयर के लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, प्लेयर उसी पोजीशन पे रुक जाना चाहिए। एंड इफ प्लेयर के लिए उसको किसी पोजीशन पे ले जाना है तब मुझे उसके एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स अपडेट करने की ज़रूरत है। अब जैसे कौन से एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लेट्स सी, कहीं पे मुझे प्लेयर मैनेजर सर्विस मिल जाए। हाँ ठीक है, तो जैसे ये प्लेयर मैनेजर सर्विस है यहाँ पे अपने पास, तो प्लेयर मैनेजर सर्विस के अंदर ये 3 पैरामीटर है जिनको मुझे अपडेट करना पड़ता है, जो कि हर एक मोमेंट पर प्लेयर की क्या पोजीशन है। बोथ डायमेंशंस हमारे लिए कांस्टेंट है। इसके अपार्ट हमें प्लेयर का मैप जो कि प्लेयर की लोकेशन डिनोट कर रहा है, एंड प्लेयर का क्यू जो ये बात डिनोट कर रहा है कि अभी मेरे राउंड रॉबिन क्यू में कितने प्लेयर्स हैं, और जो कि हमारी राउंड रॉबिन क्यू को राउंड रॉबिन फैशन में प्लेयर सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। हम हमेशा इसके फर्स्ट से एलिमेंट निकालते हैं और इसके लास्ट में एलिमेंट डाल देते हैं ताकि हम राउंड रॉबिन फैशन में आराम से अपनी चीज़ें करते रहें। तो जब भी मैं प्लेयर के लिए कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को अपना प्लेयर का डेटा अपडेट करके प्लेयर्स मैप और प्लेयर्स क्यू में डालना होता है। तो ये काम कौन कर रहा है हमारे लिए? ये बिहेवियर कर रहा है। बिहेवियर में हमारे पास पूरा लॉजिक है, इसलिए हमने गो टू पोजिशन में हमारी पोजीशंस अपडेट हो रही है, इसलिए हमने इसको प्लेयर मैनेज सर्विस का एक्सेस दिया है। बट होल्ड फॉर टर्न्स में हमारी कुछ प्लेयर पोजीशंस में कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर में मूव नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इसको बस प्लेयर फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हमारा प्लेयर मूव करना है। तो अब हमने अपनी फंक्शनैलिटीज में दोनों बातें समझ ली कि हमारा प्लेयर कैसे मूव कर रहा है, प्लस हमारे पीसेस के थ्रू कैसे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और हमारी चीज़ें ऑल इन ऑल दिख कैसे रही हैं। और यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर्स हमारे ये भी हैं कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीज़ें हैं, और एक कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट्री है जिसकी मदद से ये कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो रही है। ये कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट्री क्या कर रही है, हमने एक एप्लीकेशन डॉट YAML बना रखी है कोड में। इसका मैं कोड भी आपको शेयर करूँगा, ऑलरेडी जो मैंने आपको एक गिटहब शेयर कर रखा है उस पर पिंड है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डॉट YAML नाम की फ़ाइल दिखेगी। तो इस फाइल में हमने अपनी ये सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है। अब इस फाइल को पार्स करके इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम ये कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट्री कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारी फंक्शनलिटीज में क्या क्या काम हो रहा है। अब एक बार हम एक पूरा फ्लो देखते हैं कि हमारा ऑल इन ऑल सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा सबसे मेजर जो ड्राइवर है वो है स्नेक एंड लैडर ड्राइवर, जो कि हमारी गेम को स्टार्ट करने का काम कर रहा है। इसकी इनिशियलाइजेशन गेम लैडर सर्विस करके एक सर्विस थी, उसने कर दी थी। उसको मैं अभी पिक्चर में नहीं ले रहा क्योंकि उसका काम सिर्फ इनिशियलाइजेशन तक है। अब स्नेक लैडर ड्राइवर के पास ये सारी चीज़ें इनिशियलाइज हुई, डाइसेस, मूवमेंट स्ट्रैटेजी, पोड एंड प्लेयर मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनिशियलाइज हो गई। प्लेयर मैनेजर सर्विस के पास क्या था? प्लेयर्स मैप था, बोर्ड डायमेंशंस, प्लेयर क्यू थे, और इनके पास क्या था? इसके पास प्लेयर था। ठीक है, सिमिलरली बोर्ड के पास पीस मैप था, पीस मैप में पीसेस थे, हमारे पास 4 तरीके के पीसेस थे, और उनके साथ ये 2 गो टू पोजीशन एंड होल्ड फॉर टर्न्स के बिहेवियर थे। एंड लास्टली हमने बिहेवियर प्लेयर में जो प्लेयर का बिहेवियर था उसमें भी 2 तरीके के बिहेवियर थे, गो टू पोजीशन एंड होल्ड फॉर टर्न्स। लास्टली इस बिहेवियर को हमने स्नेक लैडर ड्राइवर में प्रोवाइड कैसे किया था? बिहेवियर फैक्टर की मदद से। जब भी हम किसी लोकेशन पर आते हैं अपने यूज़र फ्लो के हिसाब से, प्लेयर लोकेशन प्लस स्टार्ट के हिसाब से हम किसी पोजीशन पर आते हैं,
तो हम एक बिहेवियर मंगवाते हैं, हमारा स्नेक लैडर ड्राइवर उस लोकेशन के लिए बिहेवियर मंगवाता है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जो मैंने यहाँ पर क्रिएट बिहेवियर में डिफाइन कर रखा है। तो क्रिएट बिहेवियर लोकेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या मुझे गो टू पोजीशन वाला लॉजिक परफॉर्म करना है या मुझे होल्ड फॉर टर्न्स वाला लॉजिक परफॉर्म करना है। तो इन चीज़ों के हिसाब से हम अपना पूरा काम कर पाते हैं। जैसे ही हमें बिहेवियर पता चल पाता है तो उस बिहेवियर के एसोसिएटेड प्लेयर का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्लेयर का काम स्टार्ट होता है, मान लो प्लेयर के लिए गो टू पोजीशन वाला काम स्टार्ट हो रहा है। गो टू पोजीशन में मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट मेथड वाला काम कर रहा हूँ। दोनों केस में मैं एग्जीक्यूट मेथड कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक मेथड और दिख रहा होगा, गेट प्लेयर फाइनल लोकेशन। ये एक प्राइवेट मेथड है जो कि गो टू पोजीशन को चाहिए रहता है। ये क्यों चाहिए रहता है? जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारा एक ऐसा यूज केस हो सकता है ना कि हम लैडर से ऊपर गए लेकिन उस वाली पोजीशन पर भी अपने को माइन मिल गया। तो ये इस चीज को हैंडल करने का काम करता है कि प्लेयर की फाइनल पोजीशन लाने के लिए, कि जहां पर भी प्लेयर हमारा जाए, प्लेयर के का वो बिहेवियर परफॉर्म कर दो और मुझे प्लेयर का फाइनल लोकेशन ला कर दे दो। और प्लेयर के लिए बिहेवियर कैसे परफॉर्म हो रहा है? प्लेयर के लिए बिहेवियर ऐसे परफॉर्म हो रहा है कि हमारे प्लेयर के साथ बोर्ड, हमारे पास यहाँ पर बोर्ड का भी एक्सेस है, यहाँ पर आपको विजिबल है बोर्ड का भी एक्सेस है। तो जैसे ही बोर्ड का भी एक्सेस है तो बोर्ड के एक्सेस की मदद से हम पीस देख सकते हैं और हर एक पीस के साथ उसका बिहेवियर भी एसोसिएटेड है, जैसे परफॉर्म एक्शन वाला बिहेवियर भी एसोसिएटेड है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, लोकेशन किसी भी लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मान लो मेरा ये बोर्ड इनिशियलाइज है, बोर्ड डॉट मैंने गेट पीस मैप कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं गेट कर लेता हूँ उस लोकेशन के लिए। एंड इफ उस लोकेशन के लिए मैं कंटेन्स का भी मैंने चेक लगा रखा है कि अगर उस लोकेशन पे पीस है या नहीं। इफ उस लोकेशन पे कोई पीस है तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंपली एग्जीक्यूट कर देते हैं उसका परफॉर्म एक्शन। परफॉर्म एक्शन और उसमें प्लेयर का इंस्टेंस दे देते हैं। तो इससे अपने को फाइनल रिजल्ट में क्या मिल जाता है, लोकेशन मिल जाता है। और जो इसका रिजल्टेंट लोकेशन मिलता है उस पे हम फिर से चेक करते हैं प्लेयर के लिए कि क्या इस लोकेशन पे कुछ एंटिटी है, कोई पीस है। इफ यस पीस है तो फिर से कुछ एक्शन परफॉर्म करो। इफ कोई भी पीस नहीं है तो हम टर्मिनेट कर जाते हैं कि हाँ और सारे रिजल्टेंट एक्शंस परफॉर्म हो चुके हैं और हमारे प्लेयर में भी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो हम इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। तो सही, हमने पूरा फ्लो देख लिया। एक बार अब मैं पूरा रिकैप दे देता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने कहा था, कि हमें इस इनपुट के साथ एक सिमुलेशन रन करनी थी। ठीक है, तो हमने इसको अचीव कैसे किया? इसको हमने अचीव ऐसे किया कि हमने कोड एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हुए कुछ अलग से एंटिटीज बनाई, जैसे प्लेयर मैनेजर बना लिया या स्नेक लैडर ड्राइवर, कॉन्फ़िगरेशन गेम स्टार्टर, कुछ एक्स्ट्रा एंटिटीज बनाई। उनकी मदद से हमने कुछ डिज़ाइन पैटर्न, जैसे स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हुए हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारे पास बिहेवियर नाम की एंटिटी एक हमें अलग से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्नेक, लैडर, माइन और क्रोकोडाइल, इनमें 3 के लिए बिहेवियर सेम था और माइन का बिहेवियर अलग था। तो इस बात को सेग्रीगेट करने के लिए हमने एक बिहेवियर एंटिटी को इंट्रोड्यूस करा ताकि हम आराम से बिहेवियर्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सके। एंड करस्पॉन्डिंग टू द बिहेवियर्स ऑफ दीज पीसेस हमने प्लेयर्स के भी बिहेवियर्स एसोसिएट करे कि प्लेयर उसके करस्पॉन्डिंग, उन बिहेवियर्स के करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लेगा, उसके डेटा स्ट्रक्चर में चीज़ें कैसे अपडेट होंगी। ठीक है, तो अब अपने फॉलोअप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि
डिज़ाइन में कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू पूछ सकता है, जैसे कि हाउ विल यू हैंडल एनी अदर पीसेस लाइक रॉकेट, स्पेसशिप एक्सेट्रा, व्हाट कोड चेंजेस वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली हम ये कर सकते हैं कि हमने अपने रूल्स को फ्लेक्सिबल रखा है। अगर हमें कुछ भी नया पीस डालना हो, अगर मान लो मेरा रॉकेट कुछ ऐसा करता है कि लैडर का एक्सटेंडेड वर्जन है, मान लो कि गो टू रॉकेट सीधे 1 से 100 ले जाता है, तो उस केस में मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि मैं एक नया रॉकेट का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और रॉकेट को गो टू पोज वाला बिहेवियर असाइन कर दूंगा एंड ऑल डन। मेरा गेम स्टार्टर सर्विस जो है उसके लिए भी चीज़ें इनिशियलाइज कर देगा एंड मेरी सारी की सारी फंक्शनैलिटी एज इट इज चलती रहेगी। मेरे को कोई नया कोड, एग्जिस्टिंग कोड छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो विच इज़ कंप्लायंट विद माय सॉलिड प्रिंसिपल्स। बढ़िया बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू ऐड अ रूल दैट ऑन मल्टीपल 6 player turns get rejected. What changes would be made to the above design? Would it require any changes in existing class? If yes, how will you improve your design? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा आप लोग सोचो, जिसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना अच्छे से सोचोगे उतना आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसका जो सी जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो वही है जो ऑप्शनल फंक्शनैलिटी थी कि फीचर फॉर वैलिडेटिंग इफ गिवन बोर्ड इज वैलिड, जनरेटिंग वैलिड बोर्ड। और डी फॉलो अप क्वेश्चन वही है कि आप अपना कोड टेस्ट कैसे करोगे। जैसे अभी हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को हमने कुछ अजम्पशंस के साथ बनाया। हमने इस अजम्पशन के साथ बनाया है कि हमारा बोर्ड के लिए जो इनपुट मिल रहा है हमें, जो लैडर्स का, स्नेक्स का, क्रोकोडाइल का, माइंस का इनपुट मिल रहा है वो सही है। हमने ये बात मान के अपना डिज़ाइन बनाया है। अगर हम इस बात को हटा दे कि हाँ नहीं, यूज़र कुछ गलत इनपुट भी दे सकता है, तुम्हें एरर्स देने हैं, तो इस बात को तुम कैसे फैसिलिटेट करोगे अपने डिज़ाइन में। तो उसके लिए आपको अपने इस डिज़ाइन में जो अभी हमने डिज़ाइन देखा, उस डिज़ाइन में आपको एरर हैंडलिंग और कुछ नए क्लासेस ऐड करने रहेंगे उन एरर्स को हैंडल करने के लिए, वैलिडेशन एरर्स को हैंडल करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी आप वर्क ऑन इस डिज़ाइन पे कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। वुड बी हैप्पी इफ यू कैन रेज अ पुल रिक्वेस्ट फॉर दैट। और अपना आप कोड कैसे टेस्ट कर सकते हो, तो इस कोड को मैंने टेस्ट ऑलरेडी कुछ किया था, बट इसमें इसके टेस्ट केसेस में अभी कुछ एरर्स हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन करेक्ट, एंड मीनवाइल मैं भी इस पे वर्क करके इसको करेक्ट कर दूंगा। तो ऑल इन ऑल, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।